बट बेसिकली बहुत मेहनत होता था उस टाइम पे, आई रिमेम्बर। एंड तो मैंने काफी 14-15 घंटे रास्ते के ऊपर बिताए बैंगलोर के ऊपर जस्ट लोगों की चीजें डिलीवर करने के लिए। 80 लोग ने ना बोला है तो क्या हुआ, मैं 1000 लोग के पास भी जाएगा मांगने के लिए, सेइंग कि हमारा कस्टमर बोलता है कि हम बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप इंटरव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कबीर बिस्वास सर, जो कि को फाउंडर एंड सीईओ हैं डंजो के। याद होगा आपको, 1-1.5 साल पहले मैंने डंजो के ऊपर 2 वीडियो बनाई थी। उनके बिजनेस मॉडल, उनकी स्टोरी, उनके फ्यूचर प्लान, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज सर हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि डंजो की शुरुआत कैसी हुई, डंजो के पीछे आइडिया क्या है, डंजो इतनी जल्दी कैसे ग्रो किया, उनके फ्यूचर प्लान क्या है, प्लस हम उनकी लर्निंग्स और इनसाइट से भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम कबीर सर। थैंक यू अर्नब। अर्नब कबीर बुलाओगे, मेरे को सर ओके की ओके, आदत नहीं है। ठीक है, ठीक है। कूल। ओके थैंक यू। कबीर, पहला क्वेश्चन ये है कि आपका डंजो एक्चुअल में करता क्या है, जिनको नहीं पता। हम दो चीजें करते हैं, राइट। अगर आपके आसपास कोई दुकान है जिससे आपको कुछ खरीदना है, राइट, हम इन दुकानों के साथ काम करते हैं, उनकी इन्वेंट्री को हमारे ऐप पे लिस्ट करते हैं और आप उस दुकान से डायरेक्टली आइटम ऑर्डर कर सकते हैं और वो आइटम आपको 30 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आसपास कोई किराना स्टोर हो, कोई मीट स्टोर हो, कोई मेडिसिन दुकान हो, कोई पेट की सप्लाईज हो या फ्रूट्स वगैरह की दुकानें हो, राइट। इन सब दुकानों को हमने लिस्ट किया हुआ है, तो हमारे पास कुछ 15,000 स्टोर्स हैं जो लिस्टेड है। और आप उनसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं 8 शहरों में। और ये चीजें आपको सब कुछ 30 मिनट में डिलीवर हो जाएगी। तो ये हमारा प्राइमरी बिजनेस है। इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हो जाते हैं, राइट, जो बहुत जल्दी जल्दी 30-30 मिनट में डिलीवर करते हैं। ये सेम डिलीवरी पार्टनर्स अब हमारे पास जो ये मर्चेंट हैं, उनके पास क्या बोलते हैं, दूसरे सोर्सेज से भी ऑर्डर आता है। तो अगर उनको फोन कॉल से ऑर्डर आया या टेक्स्ट पे ऑर्डर आया या व्हाट्सएप पे ऑर्डर आया, राइट, तो वो ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए डंजो का ही सिस्टम यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो खाली पिकअप और ड्रॉप भेज सकते हैं। ये जो पिकअप और ड्रॉप की सुविधा है, उसके थ्रू उनको ना अपने दुकान में कोई डिलीवरी वाला नहीं रखना पड़ेगा। और वो सब डंजो के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आ सकते हैं। और ताकि हम हमारे मर्चेंट के लिए दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक, उनको अगर एडिशनल डिमांड चाहिए, या उनको अपने पास जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको डिलीवर करना है, इन दोनों के लिए, राइट। ये दोनों के अलावा हमने जो ये डिलीवरी वाली सर्विस है, अब वो यूजर को भी अलाउ करना शुरू कर दिया है। जहां पे अगर कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, सपोज आपके घर से कोई टिफिन भेजना है आपको, राइट, या आपको कहीं एनवेलप भेजना है, तो लोकली अगर आपको कोई चीजें कुरियर करनी है, तो वो भी आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो मोटा मोटा 3 चीजें, ये 3 चीज के ऊपर आप ज्यादातर सब कुछ ही 30 मिनट के अंदर हो जाता है, राइट। तो थोड़ा सा इंस्टेंट है, सेइंग कि अगर आपने मांगा कुछ तो वो आ जाएगा। और इंग्लिश में उसको डन करना बोलते हैं, तो नाम इसका डंजो है, उसकी वजह से। कबीर, अब थोड़ा आपके डंजो से पहले वाली लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जब भी यूजुअली स्टार्टअप करने का कोई सोचता है, हम सोचते हैं कि हमको फंडिंग चाहिए, हमको टेक टीम चाहिए, हमको कुछ बनाना है, फिर हम जाके स्टार्टअप शुरू करेंगे। पर आपने ऐसे नहीं किया था। तो आपको पहली बार डंजो का आइडिया कैसे आया था, और जब आइडिया आया तो आपने टेस्टिंग कैसे शुरू करी? एक्चुअली ये ना मेरा खुद का बहुत प्रॉब्लम है ना, तो मैं ना मतलब तो मैं गुड़गांव में रहता था एक्चुअली, फेज 5 में। और वही 12-14 घंटे दिन का काम होता था, सैटरडे संडे को थोड़ा टाइम फ्री होता था, और मैं खुद की चीजें पूरी कर लेता था सैटरडे संडे को, राइट। और वही गैलेरिया मार्केट, वही व्हाट यू कॉल साउथ पॉइंट मॉल, एंड मेरे को अपनी चीजें खुद से करके प्रॉपरली काफी सॉर्टेड हुए से मैं लिस्ट बनाएगा, उसको क्लोज करेगा, राइट। एंड सैटरडे का आधा दिन और संडे का आधा दिन निकल जाता था यार, एंड काफी टाइम लगता था। एंड आई वाज लाइक यार, मतलब ना आज के दिन में बटन दबाता हूँ ऊबर आ जाती है। 15-16 की बात है। एंड सो आई एम लाइक, बटन दबा के बाकी सब कुछ भी हो ही सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए। एंड सो डिडंट मतलब इतना सोचा नहीं था कि कंपनी बनाएंगे या पैसे रेस करेंगे, नन ऑफ दैट। काफी खुद का प्रॉब्लम था, एंड आई वाज लाइक, पता नहीं है, शायद सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है। और काफी फर्स्ट वर्ल्ड सुनने में लगता था प्रॉब्लम से, इनके ना तुम्हारी तुम्हारी चीजें कोई और करके दे देगा। बिल्कुल। एंड सो आई वाज लाइक, थोड़ा वैलिडेट कर लेता। एंड सो मैंने व्हाट्सएप पे लोगों को बोला, मेरे को 3 लोग पता थे आफ्टर आई मूव टू बैंगलोर, सेइंग के मेरे को एक आइडिया है, तुम लोग ट्राई करोगे?
एंड तुम्हारे आसपास कोई पहचान में तो बता देना। एंड मैंने बोला था कि ये रहा व्हाट्सएप का नंबर, तुम इस पे मैसेज कर देना तुमको क्या करवाना है, राइट? एंड मैं कर दूंगा। अगर तो लॉन्ड्री भेजना है या इस दुकान से कुछ पिकअप करना है या तुमको टिफिन भेजना है, राइट, ये सब करने के लिए अगर कुछ करना है तो बता देना, मैं कर दूंगा। एंड वो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा स्केल हो गया था ना, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो 4 या 5 महीने में हमको कुछ 10,000 कस्टमर आ गए थे व्हाट्सएप पर। एंड व्हाट्सएप के ऊपर कोई टेक बिल्ड करना पॉसिबल नहीं था। आज भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है 4 साल बाद, बट बेसिकली बहुत मेहनत होता था उस टाइम पे। आई रिमेम्बर लाइक हर चैट करते थे, फिर उसको एट सम पॉइंट टाइम मैं खुद ही कर रहा था, तो मैं वेट करके पहले चैट करता था, फिर बाइक ड्राइव करके किधर जाता था और फिर वो चीज पूरी करता था, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज कहाँ पे जानी है उसके लिए जाता था, राइट। एंड तो मैंने काफी लाइक 14-15 घंटे रास्ते के ऊपर बिताए बैंगलोर के ऊपर, जिस लोगों की चीजें डिलीवर करने के लिए। सीखने को बहुत कुछ मिला था, काफी एंटरटेनिंग भी था भाई। बट ऑनेस्टली आई थिंक द बिगेस्ट मोटिवेटर यही था कि ये अगर कभी प्रोडक्टाइज होगा तो मैं इसका कस्टमर जरूर हूँ, राइट। तो मैं आज के दिन में भी कुछ महीने के 150-160 ऑर्डर रन करता हूँ। मेरी जिंदगी इसी पे चलती है, राइट। क्योंकि मेरे को चीजें पसंद है, एक व्हाट यू कॉल प्रॉपर फैशन में होना चाहिए। मैं ट्रायल भी बहुत करता हूँ, तो उसके लाइक यू नो इसके लिए साउंड्स होना चाहिए लाइफ में हमारा। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक्सप्लोर हुआ था उसके बाद, दैट 3 साल पुरानी बात है, 3-3.5 साल पुरानी बात है। एंड उसके बाद आज का दिन है जहाँ पे नियरली मिलियंस ऑफ यूजर्स ट्राई अस एवरी डे। तो बेसिकली आपने जो आपका आइडिया है, आपने सिंपल व्हाट्सएप पे शुरुआत करी और जब इनफ नंबर ऑफ कस्टमर्स आए आपको लगा कि हाँ ये जो हम चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक्चुअल में डिमांड है और फिर इसको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बनाते हैं, राइट? काफी वैलिडेट हो गया था व्हाट्सएप के ऊपर। आई थिंक व्हाट्सएप टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आई थिंक तो इसके पहले आई यूज्ड टू रन अ कंपनी एंड वहां पे ना आई थिंक काफी इजी है टू स्टार्ट सेइंग कि ना मैं प्रोडक्ट बनाएगा और मैं इंजीनियर लेके आएंगे और उसके बाद व्हाट यू कॉल देखेंगे कि क्या होने वाला है, राइट। एंड फिर लॉन्च वॉन्च करेंगे। मेरे को आज तक लॉन्च समझ में नहीं आया, राइट। लॉन्च एज अ कॉन्सेप्ट काफी क्यूट है, बट लॉन्च का मतलब क्या है? लाइक कस्टमर तो तुम्हारे लिए नहीं वेट कर रहा था ना, राइट। लाइक आई कैन इमेजिन एप्पल लॉन्चिंग, आई कैन इमेजिन गाड़ियां लॉन्च होती है, राइट, बट डिजिटल सर्विसेज लॉन्च किस बात की होती है, राइट? मतलब बता दो, आई विल यूज इट। ऐसा तो नहीं है कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट जो आने वाला है मेरे पास। तो वो आई थिंक इज समथिंग दैट आई हैव अ डिस्कनेक्ट ऑन सेइंग कि यू नो लाइक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ऑल ऑफ दैट ठीक है, लेकिन टेस्ट करने के लिए हम बहुत ज्यादा वेट कर जाते हैं। और वो वेट करने का इतना वैल्यू नहीं है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे आप जानना चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं, लोग चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो फिर आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो उसकी जरूरत नहीं होगी, राइट। सो आई थिंक वो काफी एकदम, तो लिटरली इंटरनली भी हम जब मतलब कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, हम डिमांड बहुत जल्दी वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, सिंपल डिमांड है या नहीं, राइट। बिकॉज अगर डिमांड नहीं है तो उसको बाद में सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। कबीर, जैसे कि आपने व्हाट्सएप बनाया और फिर काफ़ी ग्रो हुआ, काफ़ी यूज़र्स आए, फिर आपने टीम कैसे बनाई, स्केल अप कैसे किया, वो वाली जर्नी कैसे रही? जब शुरू किया था तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्डर बहुत सारे आने लगे। सो भी क्या बोलते हैं, हमने एनजीओ में क्या बोलते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, तो उनको भी रोट आउट एंड उनको कहा कि ये पार्ट टाइम क्या बोलते हैं काम है, तो अगर आप आके करोगे तो विल पे यू समथिंग। एंड सो काफी सारे एनजीओ से बच्चे हैं एंड एक्चुअली उसके कपल ऑफ देम तो अभी भी है हमारे साथ। एंड काफी सिंपल था कि हम लोगों की जरूरतें पूरी करेंगे, राइट। काफी सिंपल सा यूज केस था एंड सो मतलब काफी लोग एकदम इंट्यूटिवली उसको समझ जाते हैं। एंड हम काफी सारे ऑर्डर रन करने लगे। उसके बाद हमने आई थिंक पहला राउंड ऑफ पैसा रेज किया था। वो एक्चुअली हमारे यूजर्स ने हमारे लिए रेज कर लिया था आई थिंक, बिकॉज वो हमारे बारे में इतनी बात करते थे कि वो हमारे इन्वेस्टर्स उसी की वजह से लिटरली एक्वायर हो गया था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिर द फाउंडिंग टीम वी केम टुगेदर लार्जली बिकॉज या तो वो कंज्यूमर थे या वो नोन थे या देवर सेकंड डिग्री ऑफ कनेक्शन या वो कुछ सिमिलर कर रहे थे। एंड तो वी आर अ 4 people फाउंडिंग टीम।
राइट एंड उसके बाद देन ऑफ कोर्स आई थिंक टीम बिल्डिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सो इज कल्चर बिल्डिंग. टाइम लगता है यार और बहुत गलतियां होती हैं. एंड आई थिंक वो आई थिंक मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ. आई डोंट इवन हैव एन आंसर, बट जस्ट रेडिकल ऑनेस्टी. मतलब जो भी होगा सच बोलेंगे, और उसी को डेटा रखेंगे, स्मार्ट लोग साथ में बैठेंगे और सच बोलेंगे. बस देन यू लुक एट इट सेइंग क्या होता है, एंड जस्ट व्हाटएवर आपको डेटा बता रहा है आप आइटरेटिवली उसके ऊपर बिल्ड करो. तो कबीर, जिस टाइम पे आप ये लोकल हाइपर लोकल सर्विस बिल्ड कर रहे थे, उस टाइम में और भी काफ़ी सारे फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स ये सब आए थे जो कि चले नहीं थे, मतलब चल नहीं पाए थे. और आपने जैसे अपना सीड राउंड तो उठा लिया था, बट फिर आपको फंडिंग रेज करने में दिक्कत हो रही थी. बट आपका सर्विस तो इतना बढ़िया था, आप जैसे बोल रहे हैं यूजर्स भी पसंद कर रहे थे, तो क्यों आपको उस टाइम में इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, और मतलब या कितने इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया, और फिर फाइनली कन्विंस कैसे किया आपने गूगल को इन्वेस्ट करने के लिए? आई थिंक फंडिंग राउंड ना अर्नब कभी भी इजी नहीं होता. आई थिंक बाहर से दिखता है, राइट, एंड सब लोग ना बाहर से वो स्टोरी पढ़ते हैं, उनको लगता है कि मतलब इट हो सकता है इजी राउंड होगा. ओवरनाइट uh, सक्सेस? कुछ नहीं होता. आई डोंट थिंक कभी भी होता है, राइट. एंड आई थिंक मेहनत सभी करते हैं, सभी को ना उतना ही सुनना पड़ता है, राइट. हमको शायद थोड़े कुछ ज्यादा सुनने पड़े होंगे बिकॉज हम बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस में. बट आई थिंक घूम फिर के अगर आपका कंज्यूमर आपको चाहता है, राइट, और बोलता है कि तुम ना, मैं तुमको अगले हफ्ते भी यूज करूंगा, राइट. एंड अगर आपके पास उतना स्केल और अगर आपका इकोनॉमिक्स चल रहा है, आई थिंक हम एक ही चीज ला सकते हैं रोज. हम ना रिलेंटलेसनेस ला सकते हैं रोज काम में. सही कह रहा, मैं उसका कंज्यूमर के लिए तो नहीं गिव अप करूंगा, राइट. तो उसके लिए 80 लोग ने ना बोला है तो क्या हुआ, मैं 1000 लोग के पास भी जाएगा मांगने के लिए, सेइंग कि हमारा कस्टमर बोलता है कि हम बहुत अच्छा हैं और हमारा इकोनॉमिक्स भी चलता है. तो उसके लिए 1000 जितने भी लोगों को जाना पड़े, तो ये शायद और 10 साल क्या बोलते हैं, वी माइट कीप रेजिंग मनी. हमको जरूरत शायद और 1.5-2 साल के लिए होगी, जहाँ पे मतलब हमको इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा कि फिर हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, राइट. बट उसके बाद भी हम मोस्ट लाइकली पैसे रेज करेंगे टू बी एबल टू गेट मोर मार्केट लीडरशिप. साइकिल्स तो आएंगे जाएंगे, राइट. आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो पहली बार हो रहा था तो बहुत ज्यादा लगा था, आई थिंक, राइट. और ना आई डोंट थिंक हमको ना स्कूल में सिखाया जाता है फेलियर के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते. रिजेक्शन हैंडलिंग ना इज नॉट इजी तो लाइफ में. हाँ मतलब आई थिंक आज भी बुरा लगता है कोई ना बोलता है तो ऐसा क्या है, राइट. बिकॉज आप ये 24 घंटे करते हो, 365 दिन करते हो, तो बुरा तो लगेगा. बट आई थिंक इफ यू डू इट लॉन्ग इनफ तो मतलब फिर यू कैन मूव ऑन, सेइंग कि ठीक है आज कोई नहीं, विल बी समबडी एल्स, कोई और होगा. आई थिंक हम जस्ट केप्ट गोइंग. 6 महीने में कुछ 90 लोगों ने ना बोला था. उसके बाद आई रिमेम्बर हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने हमको लास्ट में बोल दिया था कि हमारे पास सब इतने ही पैसे हैं तुम्हारे बिजनेस के लिए, इसके बाद नहीं होगा. एंड मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ कि उन्होंने जो किया था ना, लाइक मेरे को आज भी बिलीव नहीं होता. सिंक बिकॉज लाइक 80 लोग 90 लोग नाउ बोल चुके हैं, तुम इसको पैसे कैसे दे सकते हो, राइट. तो काफी अनबिलीवेबल था. बट हाँ, एंड उसके थ्रू दिस 2017 ऑफ कोर्स वी केप्ट पुशिंग, सेइंग हम ट्राई करते रहेंगे. एंड देन गूगल काफी इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन था यार. मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा मतलब लेफ्ट विंग राइट विंग कॉन्वर्सेशन जो मेरी जिंदगी में हुआ आज तक. एंड आई थिंक जिसको भी मैं मिला हूँ आज तक गूगल में, वो इम्पैक्ट के बारे में इतना अलग से सोचते हैं, राइट, कि वो रेगुलरली नहीं मिलता आपको. वो इम्पैक्ट के बारे में एट अ ग्लोबल स्केल सोचते हैं. वो इम्पैक्ट के बारे में सोचते हैं सेइंग के नाम में हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हर पीस ऑफ लोकेशन, हर व्हाट यू कॉल कनेक्शन जो मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अराउंड है उसको मैं अवेलेबल कर दूंगा कंज्यूमर्स को, राइट. एंड इम्पैक्ट पहले सोचते हैं, रेवेन्यू मॉडल बाद में सोचते हैं, राइट. बिकॉज आई थिंक इम्पैक्ट इज इंपॉर्टेंट. एंड हमारे केस में भी ये काफी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ ईथोस के हम ना हमारे कंज्यूमर्स को हमेशा सर्व करते रहेंगे. और अगर आपने
स्पेक्टेकुलरली उनके लिए डिलीवर किया, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि आपका बिजनेस मॉडल नहीं चलता, बिकॉज कंज्यूमर्स खुद दे देंगे आपको पैसे, राइट? सो बस आई थिंक रिलेंटलेसनेस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन आता है बेसिकली कि आप काफ़ी सारे जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं उनको ऑनलाइन ले आते हैं और उनका जो डिलीवरी वाला पार्ट है वो आप खुद हैंडल कर लेते हैं, और इसमें एक चीज़ ये है कि आप सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं, तो आपका ग्रॉसरी स्टोर्स भी हो गया या मीट भी हो गया, पेट प्रोडक्ट्स भी हो गया, फूड भी हो गया, सब कुछ डिलीवर करते हैं। बट यूजुअली अगर हम देखेंगे हर एक वर्टिकल के लिए अलग अलग बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, और यूजुअली बोला भी जाता है कि आप एक वर्टिकल पे फोकस करो, उसको सही से करने के बाद आप एक्सपैंड करो। बट आपने जैसे कि बताया आपने शुरुआत से ही हॉरिजॉन्टली फोकस किया, तो इसके पीछे आपकी क्या थिंकिंग रही है? ऑनेस्टली अर्नब, इसके अंदर एक प्राइमरी क्वेश्चन ऑन क्या बोलते हैं वर्टिकलाइजेशन ये है कि ये जो लोकल स्टोर से बाइंग है ना, वो एक वर्टिकल एक्सपीरियंस है। हम क्या चेंज कर रहे हैं, राइट? हम वो बिहेवियर चेंज कर रहे हैं जहाँ पे आपको शायद आपकी मॉम ने बोला होगा कि नीचे से ले आओ, या आपने किसी को घर पे बोला होगा कि यार वहां से ना ये 2 चीजें लेते आना, राइट? तो ये वाला जो यूज केस है, वो वाला यूज केस हमने प्रायोरिटाइज किया है। तो ये एक वर्टिकल यूज केस ही है, जहाँ पे आपको आप अपने दिमाग में ना ग्रोसरी नहीं खरीदते हैं, आप अपने दिमाग में मेडिसिन नहीं खरीदते, आप अपने दिमाग में खरीदते हैं, राइट? एंड तो इसके लिए हमारे यहाँ पे किराना स्टोर्स ऐसे क्यों है इंडिया में? बिकॉज सब कुछ आसपास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट काफी लो है, लोगों के पास दुकानें खुद की हैं, और लोग वहां पे अपनी अपनी दुकानें डाल के रखते हैं, तो उनका कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत कम है। तो अब ये सब आपके आसपास पड़ा हुआ है और आप यूजली उस मार्केट में जाके चीजें खरीद के ले आते हैं। तो सडनली ये जो बिहेवियर ऑफ सेइंग कि मैं वर्टिकली ऑनलाइन खरीदूंगा, हम उसको नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, राइट? अनऑर्गेनाइज रिटेल बहुत बड़ा है, राइट? और हम बेसिकली उस बिहेवियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और हमारा रियलाइजेशन ये था कि ये सब दुकानों से शॉपिंग करने का बिहेवियर एक ही है। तो अगर आप मतलब क्या बोलते हैं, ग्रोसरी खरीद रहे हो या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीद रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के ये ना आप सुपर मार्केट से खरीद रहे हो चीजें, राइट? और वो एक पर्टिकुलर यूज केस ही है। तो मतलब आपको लगता होगा 4 कैटेगरी है, लेकिन वो 4 कैटेगरी एक्चुअली घूम फिर के लोग अपने दुकान से आसपास से खरीद रहे हैं, जो दुकानें इनके आसपास ऑलरेडी हैं, राइट? हम ये नहीं बोल रहे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदो, राइट? वो होगा जहाँ पे ना हमने एक वर्टिकल पे फोकस नहीं किया, राइट? हम ये नहीं कह रहे कि आप ना आके टीवी खरीदो, वो एक अलग वर्टिकल होता अगर हमने खरीदने की बात की होती है। हम ये भी नहीं कर रहे कि आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आके खरीदो, सो वो नहीं है इसका यूज केस। इसका यूज केस ये है कि आपके आसपास जो 10-15 कैटेगरी, मतलब क्या बोलते हैं, दुकानें हैं जो 3-4 कैटेगरी में हैं, उनको हम बेसिकली आप जो नीचे जाके खरीदने वाले थे वो हमने आपके लिए प्रायोरिटाइज कर दिया, ताकि वो आपके पास 30 मिनट में इंस्टेंटली आ जाए। तो इट माइट आपको लग रहा होगा कि 4-5 कैटेगरी, लेकिन घूम फिर के वो है एक ही कैटेगरी। तो कभी फिर एक्चुअल में डंजो का बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि एक तो हम जैसे हम कुछ ऑर्डर करते हैं वहाँ से तो वो फीस कमाता है, बट वो आई डोंट थिंक इनफ होता है एक सस्टेन करने के लिए। तो एक्चुअल में फिर डंजो कहाँ कहाँ से कमाता है पैसे? काफी इजी बिजनेस मॉडल है वैसे तो, राइट? 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यू और 1 सोर्स ऑफ खर्चा है, राइट? जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो यूजली कस्टमर डिलीवरी चार्ज पे करते हैं, राइट? तो वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया, राइट? और दूसरा, जैसे ही वो ऑर्डर मर्चेंट के पास किया तो मर्चेंट एक कमीशन पे करता है, राइट? तो वो और एक सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया। सो कॉस्ट का खर्चा एक ही है, डिलीवरी पार्टनर को पर ऑर्डर पे करना है, राइट? इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन टेक्निकली ऐसे बिजनेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू काफी इजी है। मर्चेंट के पास ऑर्डर किया, उसके अंदर से जब हम उनको पे करते हैं तो हम कमीशन उनसे कमाते हैं, राइट? सिमिलरली जो डिलीवरी फी आप पे करते हैं वो एक्चुअली डिलीवरी पार्टनर को डायरेक्टली जाता है, हम उसमें से कुछ एक कमीशन कमाता है 20%, राइट? तो काफी वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए काफी कुछ बिल्ड करना पड़ता है, जहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारे ऑर्डर एक ही टाइम पे मतलब लाने पड़ेंगे, एक ही दुकान में लाने पड़ेंगे, डिलीवरी पार्टनर्स को एक जगह पे पोजीशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको काफी टेक और प्रोडक्ट बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और यही है। देर इज अ तीसरे किस्म का रेवेन्यू सोर्स अभी बिल्ड हो रहा है, बिकॉज इसको आप एक दुकान समझिए, लोग आके दुकान से खरीद रहे हैं, राइट? और क्लियरली वो दुकान जा जाके छोटे छोटे पॉकेट्स में बहुत बड़ी हो जाती है, राइट?
तो कोई कोई ज्योग्राफी में हम उस ज्योग्राफी के लिटरली 2% ऑफ सब ट्रांजैक्शन रन कर रहे हैं, राइट। तो अब ब्रांड्स इसके ऊपर आके अब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जहाँ पे कि लाइक जैसे आप दुकान में जाते हो तो वो बोर्ड लगा देते हैं, तो हाँ, वैसा डिजिटली क्या करेंगे, ओके, राइट। डिजिटल एड। करेक्ट। सो डिजिटल एड्स और वो सब, तो वो एक थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बट वो अभी भी थोड़ा नया है, तो आई थिंक वो अब 6 महीने के बाद ही आई थिंक बड़ा सा होगा। बट वैसे रेवेन्यू मॉडल काफी स्ट्रेट है, मार्जिन कम है, आई एग्री। तो मार्जिन कम है तो इसके लिए रियलाइजेशन काफी स्ट्रेट है। इसके लिए दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक, आपको बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डेंसिटी ढूंढना पड़ेगा। मतलब जब भी हम एक्सपैंड करने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास जो ज्योग्राफी ऑलरेडी लाइव है, हम उसके अंदर जाके ज्यादा काम करेंगे, रादर देन बोलने के लिए कि हम और दो सिटी खोल देंगे, राइट। बिकॉज इसको ना आप जितना वाइड करोगे उतना ही आपको डिलीवरी पार्टनर वार्टनर का खर्चा बढ़ जाएगा। रादर देन दैट आप डीप जाओ तो आप उसके अंदर एफिशिएंसी ढूंढ सकते हो, राइट। बेसिकली एक ही मशीन से बहुत ज्यादा आउटपुट निकालना, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला, आप कुछ भी कर लो, कस्टमर को कुछ तो डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, राइट, बिकॉज उसके बिना मार्जिन नहीं है, राइट। बिकॉज हमारे पास दूसरे भी खर्चे हैं, सपोर्ट का कॉस्ट है, मार्केटिंग के खर्चे हैं, गेटवे को देना पड़ता है, राइट। तो ये सब मिला मिलू के उसके लिए फिर थोड़ा सा डिलीवरी चार्ज तो होगा ही। वो फ्री में कस्टमर डिलीवरी देना, करना मुश्किल है। हाँ मतलब कस्टमर देना भी चाहेगा क्योंकि एक तो कन्वीनियंस भी है प्लस उसका काफी ज्यादा टाइम भी बच रहा है। करेक्ट। सो घूम फिर के आई थिंक थोड़ा रियलिस्टिकली अगर बिल्ड किया जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट। बिकॉज अनऑर्गेनाइज रिटेल बहुत है, बट रियलिज्म बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्डर के अंदर 40-50 रुपए का गैप है जिसके अंदर आप पैसे का बना सकते हो। तो कस्टमर एक पैकेट चीनी के लिए तो नहीं यूज करेगा, राइट। बट लेकिन अगर जरूरत हो तो उसके लिए भी यूज कर लेगा। लेकिन यूजुअल बिहेवियर 4-5 पैकेट का है, राइट। तो 4-5 चीजों के लिए एक साथ ऑर्डर करता है, जो आपकी जिंदगी में यूजुअली हफ्ते में 2 या 3 बार आता है। कबीर, जैसा कि आपने बोला कि मार्जिन कम है बिजनेस का, बट फिर भी आप देखेंगे कि जो स्विगी है, जोमेटो, अमेजोन, ये भी इस फील्ड में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं और प्लस उनके पास एक्सेस टू फंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रमोशंस, ऑफर्स ये सब भी कर सकते हैं। तो इससे फिर डंजो अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करेगा और फिर compete कैसे करेगा, क्योंकि इस बिजनेस में आई गेस फंडिंग और कितना आपके पास एक्सेस टू कैपिटल है वो भी बहुत मैटर करता है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इट्स नॉट जस्ट एक्सेस टू कैपिटल, राइट। पहला, आपको कितना कैपिटल चाहिए, राइट। मतलब मेरा थोड़ा सा बहुत रियल सवाल है। इंडिया में अबाउट 40 मिलियन से 45 मिलियन कस्टमर है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करते हैं महीने का, राइट। वो घूम फिर के 15-20 शहरों में रहते हैं, राइट। एंड उसमें से आपने 20-25% अगर पेनिट्रेशन कर भी लिया, ठीक है, तो आपके पास 8 से 10 मिलियन ट्रांजैक्टिंग कस्टमर होंगे महीने के, ठीक है। करोड़ कस्टमर हुआ मतलब, हम्म। उसके लिए कितना पैसा चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए? नहीं, एक्चुअली होता क्या तो है कि ये सब वो डिस्काउंट दे के वो कस्टमर एक्विजिशन कर मतलब अक्वायर कर लेते हैं बहुत ज्यादा, तो सो इस। हमारे एंड पे वी आर वेरी वेरी मतलब रियलिज्म के अंदर रहता है, राइट। जहाँ पे क्या हम ये नहीं चाहते कि ना हर कस्टमर नहीं अफोर्ड कर पाएगा, राइट। ये 20 रुपए का डिलीवरी चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी। जस्ट बिकॉज कोई दिल्ली में रहता है या बैंगलोर में रहता है, ये प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, राइट। ये आपको टारगेट कर रहे हो, एक बहुत स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट है, उसके लिए आप बना रहे हो। उनके पास है कन्वीनियंस के लिए पैसे देने के लिए, राइट, और वो इसको यूज करता है, राइट। और हमारे केस में वो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्यूट है, बिकॉज कि हमको 30 मिनट में डिलीवर करना है, राइट। सो अगर आप Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो या बड़ा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, तो आप 2 दिन के बाद भी डिलीवर कर सकते हो, राइट, जहां पे आपका कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कम हो जाएगा, राइट। बट हमारे केस में वो एक्यूटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा इसको लेके एक्चुअली कमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 साल पहले भी मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा था, हाँ सर। अभी भी मैं दे रहा हूँ, राइट। तो आई एम के लाइक हाँ, हमने कुछ तो किया होगा, अभी पिछले अगले 5 साल भी करेंगे, उसमें क्या है, राइट। आई थिंक द क्वेश्चन, वो जो आंसर करने की जरूरत है, कितना पैसा चाहिए, राइट। तो मेरे एक इन्वेस्टर ने मेरे को एक बार पूछा था, एंड जब उन्होंने पूछा था ना, और ना तो तब ना मैं थोड़ा सा टेकन अबैक हो गया था। हमने तब एक बिजनेस प्लान बनाया था जिससे हमको $300 मिलियन लगेगा प्रॉफिटेबल होने के लिए, ठीक है। आज तक हमने कुछ अबाउट $130-140 मिलियन रेस किया है। उन्होंने मेरा प्लान देखा, पढ़ा, और बोला कि तुमको 2,000 करोड़ रुपए चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। 2,000 करोड़। एंड ना आई थिंक
हम थोड़े इनसेंसिटिव हो गए पैसे को लेकर, राइट। आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि अगर हम 1 करोड़ लोगों के लिए अगर क्या बोलते हैं बिजनेस बना रहे हैं, तो 1 करोड़ लोगों के लिए कितना पैसा चाहिए आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए, राइट। उसके बाद खुद के अप्रूवल से प्रॉफिटेबल हुए, राइट। लाइक इक्विटी पैसे रेस करने की क्या जरूरत है, राइट। हमारे पास खुद का अप्रूवल्स होगा, हम उससे ग्रो करेंगे। हाँ, हम शायद 300% साल साल नहीं ग्रो करेंगे, राइट, लेकिन हम 200% ग्रो कर सकते हैं, काफी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। एंड वी आर वेरी हैप्पी सेइंग कि वी विल परस्यू दैट प्लान। हमको लिस्ट करना है इंडिया में, तो वो तो लिस्टेड कंपनीज के लिए तो डिसिप्लिन चाहिए होता है, राइट। और ये धंधा काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोगों को चीजें खरीदनी है और लोगों को चीजें भेजनी है। ये तो 2000 साल से कर रहे होंगे, तो टेक्नोलॉजी आ गया तो इसका मतलब थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो ये और 20 साल भी के बाद भी होगा। एंड गिवन के मार्केट इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस फॉर यू टू एक्चुअली प्ले आउट। बट हाँ, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा रियलिज्म के साथ बनाना पड़ेगा। हम ना अर्नब रोज सुबह उठ के ये नहीं सोचते कि ना कंपटीशन क्या कर रहा है, हम सुबह उठ के ये सोचते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे पास अगले महीने वापस क्यों आएगा, राइट। एंड क्या हम इनफ चीजें कर रहे हैं और क्या हम इनफ, क्या बोलते हैं, लिटरली तो हमारे पास इंटरनली एक मेट्रिक है, हम बोलते हैं परफेक्ट ऑर्डर, सेइंग के क्या ये ऑर्डर परफेक्टली डिलीवर हुआ, राइट। और हमारे पास उसके इंटरनल बेंचमार्क्स है, सेइंग के इस बेंचमार्क के हिसाब से परफेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, राइट। हम उस मेट्रिक को साल दर साल मूव करेंगे, राइट, क्योंकि आपको हर बार जब आप ऑर्डर करोगे आपको सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। लोगों को compete करना है, करें, राइट। व्हाट इज, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि हमारा कंज्यूमर हमारे पास हर महीने वापस आए, राइट। इट्स अ रिटेल बिजनेसेस ऐसे ही बनते हैं, राइट। अगर आपने कोई दुकान खोली है तो आप ये तो नहीं है ना कि आप मतलब 40% का डिस्काउंट का दुकान डाल दोगे और बोलोगे कि लोग आओ खरीदो, राइट, और मैं ताकि दूसरे को बंद कर दूं। दूसरा लॉजिकली आपका एक क्वालिटी ऑफ सर्विस और एक डिफरेंशिएटर होना चाहिए, जो मतलब ना लोगों को खाली डिस्काउंट की वजह से ना आए, राइट। तो हम जस्ट उस पर फोकस करते हैं, हम नहीं सोचते किसी और के बारे में। आई ऑल्सो डोंट थिंक कि एक विनर टेक ऑल होगा, मल्टीपल व्हाट यू कॉल फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करेंगे, एग्जैक्टली लाइक रिटेल, राइट। तो आज के दिन में इतने फॉर्मेट है रिटेल के, राइट, जहाँ पे आपके पास एक इमार्ट भी है, एक फूड हॉल भी है, एक डी मार्ट भी है, एक रिलायंस रिटेल भी है, एक बिग बाजार भी है, राइट। इतने फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज लोग बहुत अलग अलग तरीकों से शॉपिंग करते हैं, राइट। और इसी किस्म के फॉर्मेट्स ऑनलाइन भी होंगे, एंड सो आप फॉर्मेट क्रिएट कर रहे हैं, एंड कोई विनर टेक ऑल का तो मतलब हमने खुद ही देखा है इंडिया में विनर टेक ऑल कौन सी चीज का है। और अभी जैसे कि डंजो ने अभी रिसेंटली फंडिंग भी रेज करी है, तो अब डंजो का एक्चुअल में विजन क्या है, क्या वो अचीव करना चाहते हैं? तो अर्नब ना, आई थिंक कंपनीज की जर्नी होती है, राइट, और वो जर्नी एक्चुअली आई थिंक लॉजिकली प्ले आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है कि समवेयर उसका ना थोड़ा स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, एंड कंपनीज ना काफी साल से बिल्ड हो रही है, 500 साल से बिल्ड हो रही है, तो काफी कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज कैसे बिहेव किए हैं पहले, एंड किस चीज से ना वो जनरेशनल कंपनीज बन चुकी है, राइट। तो पहला स्टेज क्या था कि हमको प्रोडक्ट फिट करना था, सही के प्रोडक्ट का फिटमेंट है, डिमांड है नहीं है, राइट। तो हमने वो किया। सेकेंड, आफ्टर हमने वो इस्टेब्लिश कर लिया, हमने उसका प्रोडक्ट बिल्ड किया, राइट, सही के ना अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो चेक के सही के मतलब जो भी हम बोल रहे थे वो एक्चुअली चल रहा है नहीं चल रहा है, राइट। फिर थर्ड स्टेप है स्केल करना, ताकि क्या बोलते हैं कि आप इतना स्केल कर लो और बड़ा सा बिजनेस बना लो, ताकि आप जो छोटे से ट्रेजेक्टरी पे थे वो ट्रेजेक्टरी आप 100-500x कर लो, सेइंग कि इससे मेरा ना पूरा का पूरा धंधा क्या बोलते हैं बड़ा हो चुका है कि मैं अब इनडिस्प्लेसेबल हूँ, एटलीस्ट फॉर मेरे सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए, ठीक है। फोर्थ स्टेज इमीडिएटली ना आपको प्रॉफिटेबल हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये थर्ड स्टेज बहुत लंबा चलता है ना, तो क्या होता है कि आपका आपका कल्चर उस किस्म का हो जाता है एंड डिसिप्लिन नहीं रहता। तो हम अभी वो सेकेंड थर्ड स्टेज में है, जो मोस्ट लाइकली और 1-1.5 साल रहेगा, जहाँ पे हम आज के दिन में अबाउट 600-700 करोड़ रुपए का क्या बोलते हैं एनुअलाइज्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू करते हैं, राइट। हम इसको मोस्ट लाइकली अबाउट 3,000-3,500 करोड़ करेंगे, और उसके बाद हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, राइट।
उसके बाद हम फिर भी विल कीप प्रोग्रेसिंग से कि हम और चीजें कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम कंपनी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव वो है नेक्स्ट विजन, राइट। कस्टमर पर्सपेक्टिव से विजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। आज के दिन में आप डंजो के ऊपर कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको चीजें अबाउट 27 मिनट में डिलीवर होता है ऑन एन एवरेज। 8 शहरों में 27 मिनट में डिलीवर होता है। मेरे को लगता है 15 साल में आप ऐसी एक दुनिया में रहोगे जब आपको चीजें 5 मिनट में डिलीवर होगी, और अभी राइट। मैं ये बताना चाह रहा कि जैसे हम 2010-12 में कोई हम सोच नहीं सकते थे कि अगर आपको जैसे मोबाइल चार्जर या कहीं भूल गए तो मतलब खत्म, या तो तुम किसी से लो या बिना मोबाइल के रहो, देयर इज नो अदर करेक्ट। ऑप्शन। हाँ, बट तो अब मतलब जादू ऐसा लगता है कि आपने करा और आपके पास आ जाता है जो भी चीज आपने छूट दी, उसका कोई टेंशन, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, और हम ऐसी दुनिया में रहेंगे, राइट, जहां पे अगर आपने कुछ मंगाया 15 साल में तो 5 मिनट में आ जाएगा, राइट। अब उसके लिए आपको ड्रोन्स लगेंगे या आपके घर में कोई एक ट्यूब होगा जिसके थ्रू चीजें आ रही हैं, होगा कुछ ना कुछ तो बनेगा, राइट। हम खाली वो बिल्ड करते रहेंगे। हम हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस एवरी टाइम जब वो कुछ ऑर्डर करें तो वो आता रहेगा, वो बिल्ड करते रहेंगे। और उसके लिए अगर वो 15 साल लगे 5 मिनट पहुंचने के लिए तो हम उसको 15 साल के लिए बिल्ड करेंगे। तो तो कभी जैसे कि अभी जैसे कि जैसे आपकी जर्नी चल रही है, बहुत टाइम लो मोमेंट्स भी आते होंगे, तो आप अपने आप को या अपनी टीम कैसे मोटिवेट होती है कि हाँ यार एक और बार फाइट मारना है या करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है ना कि ये क्यों ही कर रहे हैं अगर इतना हार्ड है। कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने आई थिंक एट अ पर्सनल लेवल कुछ किया विच हैज बीन वेरी यूजफुल। आई फिगर्ड कि मैं रोज ऑफिस जाके या मतलब whenever I get to work, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकता हूँ, आई कैन स्टे पॉजिटिव एंड कैन टेक गुड डिसीजंस। ये दो चीजें हैं, राइट। उसके लिए दिमाग थोड़ा कम फॉगी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं एक्चुअली एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, सो विच इज वेरी हेल्पफुल, राइट। एंड तो मैं पहले दौड़ता था, अब मैं दौड़ता साइकिल दोनों करता हूँ। एंड तो हाँ, मैं एक्चुअली बहुत बड़ा था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मैं 90 किलो की वेट थी मेरी। एंड सो जस्ट मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं महीने में 20 बार करूँ। एंड जस्ट दैट सेइंग कि इट्स आई थिंक अंडररेटेड है थोड़ा एक्सरसाइज करना हमारे कल्चर में भी। बट आई थिंक लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करके वो थक जाएंगे। द रिवर्स इज ट्रू। आप एक्सरसाइज करके आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, राइट। आप 16-16 18-18 घंटे तक आपको फील नहीं करेगा कि आप काम पे भी हो, बिकॉज आप क्या ही और कर सकते हो, राइट। आप इनपुट कर सकते हो। मैं रोज आके ये कर सकता हूँ कि जो जरूरी है करना मैं वो करूँ, उसके बाद थोड़ा तो चांस पे भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि है थोड़ा सा लक, उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड सो फ्रॉम दैट टू बी एबल टू से क्या हाउ मैं उसको कैसे करके मैं फिर भी इनपुट करता रहूं, जस्ट एक्सरसाइजिंग रियली हेल्प्स। आपकी इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रही है, अभी जैसे हमारी यूथ है काफी स्टार्टअप्स खोलना चाहती है, उनको फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देंगे अपनी लर्निंग से कि किस चीज पे फोकस करना चाहिए या कैसे शुरुआत में करना चाहिए? मैं ना बहुत सच सच बोलूंगा ना, मैं ना एडवाइस नहीं देता, बिकॉज पता नहीं मेरे को, लाइक सब लोग सीख रहे हैं, और सबकी खुद की सीख है और सब लोग थोड़े अलग हैं। बस लाइक डेटा देखो, वर्क विद स्मार्ट पीपल, बी ऑनेस्ट, और क्या ही और है। तो मतलब एंड रेडिकली ऑनेस्ट सेइंग के, बिकॉज ये खुद ही इतना हार्ड है, राइट। तो उसके अंदर ना पॉस्चर का कोई मतलब नहीं है। आपको आपको कॉन्स्टेंटली आपको मतलब रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, और मोस्ट लाइकली आपने जो शुरुआत की थी और बिल्ड करने की कोशिश की थी उससे कुछ अलग ही बनेगा। तो आप क्या ही और प्रिटेंस लेके चल सकते हो, आपको खाली निम्बलनेस रख सकते हो, सेइंग के ये ना लाइफ चेंज होगी। जहां से शुरू किए थे और जहां पहुंचोगे उसमें कुछ तो अंतर होगा ही होगा। बस आई थिंक सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। एट द एंड मैं यही बोलूंगा कि आई होप डंजो और ज्यादा ग्रो हो, और जैसा कि आपने बोला कि हम आईपीओ इंडिया में करना चाहते हैं, तो हम भी आई वही। नो हाँ, समडे। हाँ, कि नॉर्मली जो हम टेक स्टार्टअप्स या कंपनीज है, हम देखते हैं कि यहाँ काम किए 10 साल बाद वो लिस्ट हो रहे हैं नैस्डैक में, तो हम हमें आई भी थिंक रेगुलेशन भी चेंज होगा, आई होप हाँ, रेगुलेशन हाँ, चेंज हो जाए, विल रेगुलेशन बी ऑफ कोर्स इजियर। चेंज होगा, तो होपफुली हमको भी मौका मिलेगा डंजो के जर्नी में और इन्वॉल्व होने का। आई एंड नो हमारे हमारे कंज्यूमर्स हमारे शेयर होल्डर्स बनेंगे, उससे ज्यादा और बड़ा क्या ही और हो सकता है। हाँ,
एंड आप ऐसे ही जो सिटीज को क्लोज लाने का काम करें और इम्पैक्ट क्रिएट करें। एंड होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे अगर आपको कुछ करना है तो बिना रिसोर्सेज या कम रिसोर्सेज के आप शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे ऑनेस्टी के साथ, रियलिज्म के साथ और अपने यूजर्स, अपने कंज्यूमर्स की बात सुन के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कबीर सर को कि उन्होंने टाइम निकाला, एंड होपफुली डंजो नेक्स्ट लेवल तक जल्दी जाएगा। Thank you so much, Arnav. Thank you so much for having Danzo over.